जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 जो कि हम लोग का है शिल्प एवं उद्योग। चैप्टर का नाम ही है शिल्प एवं उद्योग। दोस्तों, हमने जाना था इसके पहले, इस चैप्टर के पहले, कि यूरोपीय कंट्री भारत में आए और यहाँ से वस्तुओं को अपने देशों में ले जाने लगे और कई गुना लाभ कमाने लगे। लेकिन इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि देखिए कैसे उल्टा होने वाला है। जानते हैं, इस पाठ से माध्यम से जानेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपना सामान ला रहे हैं और भारत में भारतीय लोग से बेचना आप शुरू कर दिए हैं, व्यापार करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, अपनी मजदूरी करके इतना अच्छा सूती वस्त्र या बोल सकते हैं कपड़े, कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं। कुटीर उद्योग का है ना हो तो उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होने वाला था, हो रहा था। या जो यूरोप के व्यापारी थे वो घबरा गए थे कि भारतीय जो कंपनियों में, व्यापारी में जैसे होता है कंपटीशन, जैसे आप लोगों में कंपटीशन होता है पढ़ने के लिए, तेज होने के लिए, तो वो लोग सोच रहे थे कि हम इन लोगों से अच्छा बनाए, कारीगर हूँ, अपने आप में एक अच्छा उन्नत व्यापार कर सके। तो उन्होंने अपना जो वस्तु था उसको बेचने के लिए, फैलाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए कैसे कैसे दिमाग लगाया। क्योंकि जो देख आप जानते हैं, बताया गया चैप्टर में कि वर्ग 3 में जो कि कर वसूलने के लिए देखिएगा कितना नियम लगाए हैं, महलवारी व्यवस्था, रेतवारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त लगा है ना। उसी तरह से अपना जो व्यापार को विकसित करने के लिए कौन कौन सी नीति बनाए हैं, उस सब विषयों पर आज हम लोग विस्तार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेज वाली बात होने वाली है। और इसके बाद से तो और इम्पोर्टेंट बात आने वाली है 1897 क्रांति, महिला, भारतीय समाज की स्थिति, सब बात आने वाली है। ठीक है, जो कि काफ़ी वो इंटरेस्ट बात है। ये थोड़ा सा आप लोगों को खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट होकर देखना, उसके बाद से पार्ट और अच्छा आने वाला है। देखिए दोस्तों, देखिए उद्योग जो होता है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे उद्योग के बारे में, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के बारे में, और कौन कौन सी नीति लगा रहे हैं, जैसे मुक्त व्यापार की नीति, कैलिको अधिनियम, नियोदीकरण, और भारत के लोग को कैसे मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना उद्योग छोड़कर सिर्फ कृषि करने लग जा रहे हैं। इस सब विषयों पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद वाले जो चैप्टर आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कॉम्पिटिटिव लेवल से भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिलता रहे। इस पाठ में जानेंगे कि देखिए भारत एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बहुत सारी जनसंख्या आप लोग पढ़े हैं पिछले ही अध्याय में कि 70% की जनसंख्या कहाँ निवास करती है, 64% की जनसंख्या हम लोगों को ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं, 60% से ज़्यादा बोल सकते हैं। तो उसी तरह से भारत के अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब ग्रामीण इलाका रहेंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या, किस पर जोर दी जाएगी, कृषि पर जोर दी जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी मिडिल है, यानी विकासशील देश है। विकसित हुआ देश नहीं कहते हैं, विकासशील देश यानी अभी विकसित कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यूरोप के लोग विकसित देश बोले जाते हैं। तो देखिए ढाके, आप लोग जानते थे फर्स्ट चैप्टर में कि भारत एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। उस प्रांत में हम लोग जाने थे कि भारत में देखिए कि 3 देश होते थे। पहला कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत होता था, जो कि धीरे धीरे अलग हो चुका था। हम लोग विस्तार में चर्चा कर लिए हैं। तो उस समय जब था भारत, तो श्रीलंका जब था, उस समय विशेषकर जो ढाके में जो था वह मलमल के लिए प्रसिद्ध था। वो बांग्लादेश की राजधानी आपसे कोई पूछे तो क्या देते हैं, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्रा होती है टक्का, वहाँ की मुद्रा होती है टक्का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्रा होती है टक्का। तो पूछे कोई कि मलमल कहाँ प्रसिद्ध है, सबसे अधिक कहाँ प्रसिद्ध है, तो बताइएगा ढाका। और देखिए जो बंगाल एवं लखनऊ है वह छींट जो वस्त्र होता है उसके लिए प्रसिद्ध था। कौन, बंगाल और लखनऊ। और अहमदाबाद जो था वो धोतियों के लिए प्रसिद्ध था और दुपट्टे के लिए। और नागपुर कहाँ है, नागपुर हम लोग का महाराष्ट्र में पड़ता है। और मुर्शिदाबाद जो है वह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो आपने ढाका जाना, मलमल के लिए प्रसिद्ध था। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है वह छींट के लिए प्रसिद्ध था। अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में है। कोई पूछे गुजरात, अहमदाबाद किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है।
अहमदाबाद वही जहां गांधी जी ने अपना साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। तो अहमदाबाद जो कि धोतिया एवं दुपट्टे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि यहाँ के लोग जो थे, पहले इंग्लैंड के लोग आए थे भारत में, यानी यूरोप के लोग आए थे भारत में। तो अपने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था, वो लोग क्या करते थे, ऊंच दाम पर सोने चांदी दे देते थे और क्या करते थे, व्यापारियों से कच्चे माल ही खरीद लेते थे। और व्यापारी जो होते थे वो सोचते थे, अरे मैं तो कम ही मजदूरी किया हूँ, कम इसको बनाया हूँ, ये तो मेरा उचित दाम पर मिल जा रहा था। व्यापारी भी खुश और जो कीनते थे यूरोप के देशवासी वो भी खुश कि हमें तो 60 गुना 70 गुना लाभ कमाना है। ऐसे ऐसे कर कर शुरू में वे क्या किए कि वो तो अपना लाभ बहुत कमाने लगे। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा होने वाला है। यहाँ से देखिएगा सोना लेके जा रहे हैं, आप जानबे करते हैं, वो अपना वस्त्र ला रहे होते हैं। तो अब उन जो कि चांदी सोना का वो लोग आयात होता था, उधर से आयात और निर्यात अच्छे से समझ के लिए हैं। निर्यात उसे बोलते हैं जब कोई देश अपना माल दूसरे देशों में बेचता है तो उसे बोलते हैं निर्यात। निर्यात कर दो, आयात यानी आने दो, आयात यानी आने दो, यानी दूसरे देश से कोई वस्तु तेल हुआ, जैसे अरब से आता है, ईरान से आता है, तेल हुआ, केरोसिन तेल हुआ, वो भारत में आ रहा है तो उसे बोलते हैं आयात। ठीक है, और निर्यात ले जाने दो, आयात आने दो। तो क्या होता था उस समय, सोना चांदी के वो लोग आयात करते थे और ये सब उपभोग की जितने भी वस्तु थे वे लोग ले जाते थे। जैसे ऊनी हुआ, कपड़ा हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, कागज हुआ, ये सब हुआ। अब जानेंगे कि जो एशिया देश है, एशिया महादेश है, एशिया क्या है, महादेश है। महादेश की संख्या कितनी, 7 है। उस महादेश में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया है। तो एशिया के जो देश में जो चीन है वह चाय के लिए काफी प्रसिद्ध है। और देखिए जो चीनी मिट्टी के बर्तन है वह सबसे अधिक चीन में बनता है। यहाँ तक कि जो कृषि जो प्रधान भारत है ना, तो उसमें भी चावल और गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चीन में ही होता है। सेकंड स्थान पर भारत आता है। और इंडोनेशिया से मसाला एवं अरब से कहवा, खजूर एवं शहद का वो लोग व्यापार करते थे। तो आप लोग अच्छी तरह से पहला अध्याय पढ़े हैं कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। यहाँ पे सभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और विस्तार पर पढ़ेंगे, बोर्ड पे ही लाइक नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम लोग देंगे समय। तो देखिए आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था, कहाँ, कालिकोट बंदरगाह पर, जहाँ जोंगोरी ने स्वागत किया था। तो उसके पहले यूरोप के लोग कहाँ से, आप लोग कह सकते हैं, वो सबसे पहले कहाँ सूती वस्त्र देखे थे, वो अरब में जाकर देखे थे। अरब में जाकर उन्होंने देखे थे, क्योंकि अरब उस समय क्या होता था, बोल सकते हैं कि व्यापारियों का सौदागर होता था। तो लोग वहां से करते थे और बहुत समय लगता था, चूंकि हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। और जैसे ही वास्को डी गामा ने जल मार्ग से रास्ता खोजा, जल मार्ग से जाना व्यापार शुरू हो गया, यूरोपीय देशों का आना दम एकाएक शुरू हो गया। ठीक है, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और देखते हैं कि बंगाल में जो ढाका है, गुजरात में अहमदाबाद है, और ये सब क्या है, कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन, बंगाल में ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत में और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर, ऐसे नहीं बोलते हैं, बनारसी साड़ी, ये सब, और कश्मीर में ऊनी वस्त्र, ये सब क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। और देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप ही के गांव में क्या होता है कि वहां पे मार्केट हल्का फुल्का लगा दिया जाए तो देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है, बाजार बना रहता है। धीरे धीरे बाजार बनाने के बाद से कुछ मशीन लग जाती है। मशीन स्थापना होने के बाद से वो बोले रहता है औद्योगिक नगर, या बोले जाता है कि वो नगर बन गया। मशीन 5-6 को रख दीजिए किसी गाँव में, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। एक फोटो की दुकान रख सकते हैं, मान लीजिए, एक चाय का रख सकते हैं, एक मान लीजिए कि कुछ जूस का दुकान, और ऐसा दुकान उद्योग कर सकते हैं। जब उद्योग कर रहे हैं वह क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, नगर का स्थापना होता है, शहरीकरण उसमें आ जाती है। तो आप लोग औद्योगिक क्रांति जानने किए हैं कि कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन जाने हैं और कम मजदूरी भी लगता है। तो उसमें क्या होता था कि औद्योगिक क्रांति के चलते, औद्योगिक केंद्र के चलते, और बहुत सारे जिस शहर में, जिस नगर में औद्योगिक मशीनें बैठाई गई, मशीनें लगाई गई, वह अब धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो गया। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि देखिए इंग्लैंड की महारानी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि एलिजाबेथ जो थी, उसी के समय में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनियां स्थापना के तहत क्या होते थे कि जितनी भारत की वस्तुएं थी वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बेचा जा सकता था, इसके अलावा अन्य कंपनी के द्वारा नहीं बेचा जा सकता था, यानी उसे विशेषाधिकार प्राप्त था। तो अब वो विशेषाधिकार हटेगा किस अधिनियम के द्वारा, हम लोग जानेंगे। पहले जो कि हम पाठ का नाम ही है शिल्प एवं उद्योग, तो उद्योग जान लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति आप लोग जान चुके हैं। तो उद्योग होता है
कि कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने को उद्योग कहते हैं। कच्चे माल को देखिए तोड़िए, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने को उद्योग कहते हैं। मान लीजिए कच्चे माल जैसे ले सकते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कच्चा माल हो गया, बांस से हो गया, क्या हो गया, बांस से हो गया। अब उस बांस को जो व्यक्ति पतला कर उसका क्या बांस बना सकता है, दौरा बना सकता है, छंटी बना सकता है, या अन्य फूल भी बना सकता है। तो उस सब को मतलब कच्चे माल से क्या बना रहा है वस्तुओं को, उसका अधिक ना मूल्य मिलेगा उस वस्तु से, कच्चे माल से। तो वही हो रहा है तो अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में उत्पादन के लिए परिवर्तन करने को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इस उद्योग में आता है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। लघु यानी छोटा, लघु जानते हैं, उद्योग भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, लघु, मध्य और बृहत यानी बड़ा उद्योग, ठीक है। तभी चर्चा करेंगे। तो लघु उद्योग जो होता है या इसे बोलते हैं कुटीर उद्योग, यह एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे बोल सकते हैं सूप, साइकिल, बटाम जो ये बटाम लगा है, इसका किस उद्योग के तहत आता है, यह लघु उद्योग के तहत आता है। इसमें क्या होता है कि बोल सकते हैं कि जितने भी घरेलू उपयोग की जितनी ही वस्तुएं हैं लघु उद्योग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि 1 करोड़ से, या बोल सकते हैं जिस बिजनेस में या जिस उद्योग में 1 करोड़ से कम का निवेश हो वह आता है लघु उद्योग में। और हम लोग जाने कि जो अरब है वह वहां से क्या होता था, कहवा, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कहवा यानी काफी अरब जो है काफी के लिए प्रसिद्ध है। तो कहवा के बीज से ही काफी बनाया जाता है। ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं कि पूछ सकता है कि काफी किस बीज से बनाया जाता है। आप लोग बता सकते हैं कि कहवा के बीज से काफी बनाया जाता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि जो पुर्तगाल के व्यापारी है वह भारत में 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह में जोमोरिन स्थान पर पहुंचा था, उत्तमाशा अंतरित होते हुए, ठीक है। वो जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने सूती कपड़ा को क्या नाम दिया था, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सूती कपड़ा को जब पुर्तगाली व्यापारी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो क्या नाम दिया था, तो बताइएगा कैलिको। क्या नाम दिया था, कैलिको। देखिए लिख रहे हैं, नाम दिया था कैलिको। कौन, ये पुर्तगाली व्यापारी हैं जो कि सूती वस्त्र का नाम दिए हैं। उसके बाद से यह क्या होता है कि सूती वस्त्र जब ये इराक जो अरब हम लोग बोल रहे हैं, अरब क्या होता था, सौदागर होता था उस समय भूमि के लिए। तो वहां पर क्या होता था कि बोल सकते हैं कि मोसल नामक शहर में सूती वस्त्र का व्यापार होता था। किस शहर में, मोसल नामक शहर में सूती वस्त्र का व्यापार होता था। इसलिए वहां पर यूरोप के लोग क्या कहते थे, मसलिन। क्या कहते थे, मसलिन कहते थे। यहाँ तो हम लोग यहाँ तक जान गए। अब देखिए इससे अब वहाँ के मसलिन यहाँ के मसलिन में वो अंतर बताने वाले हैं। तो जो यहाँ का मलमल था, क्या था, मलमल कपड़ा था। तो यहाँ के देखिए व्यापारियों के कितने बोल सकते हैं कि अच्छे हैं, या बोल सकते हैं उनमें कितनी क्वालिटी है, कौशल है। उनका कौशल का अनुमान लगा जा सकता है, अंदाजा लगा जा सकता है। जैसे किस तरह किसी देश के संपदा का अंदाजा लगाया जाता है, उसके सोने से, धातु से, आभूषण से, सब लगाया जाता है ना। तो उसी तरह से लगा लीजिए, सब लोग देख लीजिए कि भारत के कितने मजदूर अच्छे हैं, उनमें कितनी कौशल है, जैसे आप लोगों में कितना गुण है। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ते हैं तो अच्छा मार्क्स लाते हैं, बिहार के लड़के सबसे अच्छा मार्क्स लाते हैं, या अन्य मैथ में जो होते हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो देखिए जो इसमें होता है अन्य स्टेट के, जैसे हमारे उत्तर भारत के जितने भी हुए राज्य, ये अपने आप में बहुत मेहनती होते हैं, या बोल सकते हैं कि भारतीय ही पूरा मेहनती होता है, ठीक है। यहाँ किसी राज्य विशेष का दर्जा देना अच्छा बात नहीं होगा। तब चलेंगे, देखिए भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो एक मलमल यानी बोल सकते हैं कि देखिए 20 गज लंबे और बोल सकते हैं 1 गज चौड़े, 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े, ठीक है। मान लीजिए कि 20 गज लंबा हुआ, 1 गज चौड़ा हुआ। इतना ये जो एक मलमल का वस्त्र होता था उसके वो एक औंठी में आसानी से इसे घुसाया जा सकता था। बुझिए 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े, इससे उनके कौशल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे थे। अब देखिए जो कि यूरोप का शिल्प उद्योग था, जो यूरोप का शिल्प उद्योग पाने वाले हैं वो भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। यानी जो यूरोप का जो शिल्प उद्योग था वो सोच रहा था कि भारतीय हम जो शिल्प उद्योग है उसके साथ क्या हो, प्रतियोगिता करें, यानी उससे हम लोग ज्यादा उसको शिल्प उद्योग बेचें। तब उन्होंने 1720 ईस्वी में, कब
1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में एक कैलिको अधिनियम। देखिए यहाँ पे हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि देखिए जो यूरोप के शिल्प उद्योग यानी उद्योगपति थे वहाँ के, वो चाह रहे थे कि भारत के जो हम उद्योग हैं उससे विकसित करें। इसलिए ना प्रतियोगिता करना चाह रहे थे कि हमारा ही सामान क्या हो, बिके मार्केटों में, तो अपना प्रतियोगिता करना चाह रहे थे। तो इसके बढ़ावा देने के लिए यानी प्रतियोगिता में सबसे आगे निकलने के लिए उन्होंने सन 1720 ईस्वी में क्या बनाया है, एक कैलिको अधिनियम बनाया है। इसके अनुसार क्या होता था कि भारत के बने जो छापेदार सूती वस्त्र होते थे, यानी छीट के सूती वस्त्र बोल सकते हैं, छीट बोल सकते हैं, इस सब को क्या हो गया, इंग्लैंड में जाकर उनके जो आयात होते थे वो इंग्लैंड में रोक लगा दिया गया। यानी आप जो है वो आयात इंग्लैंड में नहीं कर सकते हैं। जो भारत के व्यापारी बनाएगा सूती कपड़ा बनाएगा, छीट के इस्तेमाल से छीट के जो कपड़ा बनाएगा उस पर पाबंदी लगा दी गई। यानी अब वो जाके यूरोप में व्यापार आयात नहीं कर सकते थे। इस समय वहाँ क्या हुआ कि वहाँ के लोग तो भारतीय कपड़े के ही विकास, भारतीय कपड़े को ही सबसे चाहते थे, भारतीय चाय को ही चाहते थे, जो कि आप लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे मांग थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था कि बोल सकते हैं मशीन का, जिसे बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके तहत मशीन बना भारतीय लोगों को क्या करने के लिए कि जो हाथ से बनाते हैं, जिससे मलबल बताया है कि कोर्स कितना गुण था, भले ही 6 महीने लगता था, उसको बनाने में कितना महीना लगता था, एक मजदूर को 6 महीना लगता था। और जैसे बोल सकते हैं चरखा से वो लोग क्या करते थे, सूती वस्त्र बनाते थे, तो कितना मजबूत होता था। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कपड़ा है अगर रेडीमेड कीनते हैं तो देखिए ना, उसके तुलना में जो हम लोग सिलाई करवाते हैं वो वाला मजबूत होता है। तो अपने हाथों से बनाते थे। इसको कम करने के लिए वो अंग्रेजों ने क्या किया, यूरोप के लोगों ने क्या किया कि वो मशीन बनाए। औद्योगिक क्रांति के तहत मशीनों के द्वारा इस सब वस्तुओं का क्या करने लगे, वो निर्माण करने लगे। और उसी तरह से में एक होता है इंग्लैंड में मैनचेस्टर एवं लंकाशायर, एक होता है मैनचेस्टर एवं मैनचेस्टर एवं लंकाशायर, जो कि इंग्लैंड का एक वस्त्र उद्योग केंद्र है। और आपसे पूछ सकता है कि भारत का मैनचेस्टर, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पूछे कैलिको अधिनियम कब लागू हुआ था, 1720 ईस्वी में। और पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद किस राज्य में है, गुजरात में है। तो देखिए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तु लाती थी, उसके बदले कपड़े मसाले ले जाती थी। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग जानेंगे कि देखिए जो कि 19वीं शताब्दी बोले तो 1800 साल के बाद और 1900 साल के पहले। जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, तो 22वीं शताब्दी चल रही है ना, क्योंकि 22वीं कह दी, 21वीं शताब्दी चल रही है क्योंकि 2000 के बाद चल रहे हैं और 21 के पहले आ रहे हैं, ठीक है। और 21वीं शताब्दी की ये कौन सा है, उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध नहीं, पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध नहीं है। उत्तरार्ध पूर्वार्ध हम विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं समाज में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब आप लोग अच्छे जानते हैं कि अहमदाबाद में पोटाला बुनाई जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, पोटाला बुनाई कैसे होता है। और देखिए जो कि जामदानी बुनाई को फिर से देख लीजिए कैसा होता है। और देखिए जो जामदानी बुनाई होती थी वो मलमल की होती थी, मलमल वस्त्र से जामदानी की बुनाई होती थी। उस पर करघे से सजावटी क्या की जाती थी, आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। सोने के पतले धागे जो कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, देखिए कितने धागे, एकदम सोने महीन धागे का प्रयोग किया जा रहा था। इस धागे के प्रयोग करने से आप सोचिए कि पहले के जमाने में सोने के धागे सोचिए कितना महंगा होने वाला है। तो वही आप लोगों को किताब में दिया है कि जामदानी बुनाई वाले कपड़े महंगे क्यों होते थे, जामदानी बुनाई वाले कपड़े महंगे क्यों होते थे। तो बता सकते हैं कि जामदानी बुनाई वाले जो कपड़े होते थे वो प्योर सूती यानी शुद्ध सूती के और सोने की उसमें महीन तार का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इतने महंगे होने के बावजूद लेकिन यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन आने वाला है, पूछ सकता है कि सबसे तन्यता धातु, सबसे जिसको खींचा जा सकता है, जैसे 1 ग्राम सोना से शायद 1 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। तो बुझे कि पूरा महीन होता है, क्या थोड़ा ना मोटा सोना का प्रयोग किया जाता है, मतलब 1 ग्राम लेगा और तो पतला सोना को खींचा जाता था, ठीक है। तो वही होता था, यानी तन्यता धातु यहाँ पे पूछ सकता है। तन्यता यानी एक दूसरे से पूरा खींचा जाता है, लमड़ाया जाता है। तन्यता यानी तान दो, समझ में आ रहा है।
तो साइंस का साइंस में चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए वो इतना महंगा होने के बावजूद भी इसे कौन पहनता था, आप लोग को दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं लेकिन बहुत सारे अमीरों लोग हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो बेचारा अपने शरीर का जो तन होता है वो किसी वस्त्र के माध्यम से तो ढक लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन जो बड़े रजवाड़े परिवार होते हैं, विशेषकर यूरोप में जो कि बड़े रजवाड़े परिवार के लोग होते थे, इसे बहुत ही काफ़ी अधिक पसंद करते थे क्योंकि वो धनिक होते थे, उन्हें तो और अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए था। ये काफ़ी अच्छा मुलायम सॉफ्ट था, मलमल का जो वस्त्र था, क्योंकि मलमल से ही जामदानी बनता है जिसकी जो सूती और लोहे का एक सोने का उसमें पत्थर तार का प्रयोग हो रहा था। तो वहाँ पे बहुत पसंद कर रहे थे। मांगे भी क्या थी इसकी, ज़्यादा थी। इतने महंगे होने के बावजूद भी इसकी मांगे क्या थी, ज़्यादा थी। तो हम लोग जानेंगे जो कि जामदानी बुनाई होता था, यह इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन होता था। तो आप लोग अच्छे से जानने हैं कि भारत की राजधानी ढाका, तो ढाका में इसकी एक केंद्र था। और एक होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी ढाका एवं लखनऊ जामदानी बुनाई का उस समय केंद्र हुआ करता था। अब देखिए जब इतने महंगे होने के बावजूद भी भारतीय जो कंपनी है वह यूरोप के कंपनियों से प्रतियोगिता करने में सफल हो रही है, क्योंकि प्रतियोगिता करना शुरू कर दिए हैं किलिको अधिनियम के पहले पढ़े थे ना। अब जानेंगे वो कैसा नीति अपना रहे हैं कि भारतीय कंपनी से आगे निकले। तो वही जो कि 1813 ईस्वी में अभी हमने चर्चा किए थे कि मलमल पर जामदानी बुनाई सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था, अभी चर्चा किए, इस नोटबुक में लिख लीजिएगा, आप लोग देख ही रहे हैं चित्र में। और 1813 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। किस व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति। पूछ सकता है कि मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड सरकार द्वारा कब अपनाई गई थी, वह होगा 1813 ईस्वी। तो देखिए तो मुक्त व्यापार की जो नीति हुई वो 1813 ईस्वी में अपनाई गई। इस नीति को हम बोल सकते हैं कि यह नीति क्या था, एक तरफा नीति था। क्या था, एक तरफा नीति था, क्योंकि जो भारत से जो भी सामान जो इंग्लैंड जाता था उस पर क्या लगाया जाता था, आयात कर लगाया जाता था। मतलब जो भारत से बोल सकते हैं, नहीं कहते आयात करें, तो जो भारत के जो सामान था वह सामान जो इंग्लैंड जा रहा था तो उस पर कर लगाया जाता था। मान लीजिए कहीं क्या है, मान लीजिए कि मलमल है, समझ रहे हैं मेरी बात को, मलमल है, इसे हम इंग्लैंड लेके गए, ठीक है। अब ये 5 रुपए का था, जाने में खर्चा हुआ 5 रुपया, 10 रुपये का हो चुका है कलम। अब इस पर जाकर 2 रुपये का लगा दो तो 12 रुपये का हो गया कलम। अब इसे फायदा के लिए बेचो, 15 रुपये का हो गया कलम। तो अब कोई किनेगा नहीं किनेगा। तो उसी तरह से इंग्लैंड के लोग क्या होता था कि उस पर कर नहीं लगाता था, तो इनका दाम सस्ता होता था। अब ये दिमाग लगाने वाले हैं कि भारत के व्यापार से जितना है हमें आगे निकलना है, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं होने वाला है। देखिए कैसे कैसे, तो जो सामान इंग्लैंड था उस पर कर लगाया जाता था, पर लेकिन जो भारत में उनका सामान आता था उस पर वे लोग कर नहीं लगाते थे, क्योंकि उनका अधिकार था। भारत के सामान वहां जाता था तो कर लग रहा था, लेकिन वहां का सामान यहाँ आ रहा था तो कर नहीं लगाया जा रहा था कि सस्ता हो और भारत के लोग इसे किन सके, खरीद सके, ठीक है। तो वही मुक्त व्यापार की नीति में कि इस नीति के द्वारा जो भारतीय व्यापार है उस पर कंपनी का एक अधिकार, जो कि एक अधिकार था, अभी सब जान रहे हैं कि सिर्फ आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही बेचना है, वह एक अधिकार, वह विशेष अधिकार समाप्त हो गया। अब जो हो गया वह यह हो गया, सेकंड भाषा में बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा उसके साथ इंग्लैंड के कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। आप नोटबुक में लिख लीजिए इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा उसके साथ इंग्लैंड के कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। जो भारत के लोग थे, जो उद्योगपति थे, बोल सकते हैं कि जो शिल्पकार थे, उन्होंने अपना उद्योग, अपना शिल्पकार बोल सकते हैं कि जो उद्योग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनको किस परिस्थिति में कौन सी मजबूरी आई तो उन्होंने वो अपना काम छोड़ दिया। जो हम पीछे चर्चा किए थे कि जो इंग्लैंड के सामान थे, क्योंकि उस पर तो आयात कर नहीं, निर्यात कर नहीं लगाया जाता था और भारत पर लगाया जा रहा था आयात कर, ठीक है, वहां जाता था। तो आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड के जो सामान थे वो सस्ते दाम पर उपलब्ध होने लगे, और जो भारतीय जो बुनकर थे, जिन्होंने हाथ से बनाई करके बहुत समय तक लगाया है, अपने दिन दिया है, मजबूत बनवाया है, कौशल का परिचय दिया है, उनके सामान क्या होते थी, सस्ते दाम, महंगे बिकने लगे। उनका तो सस्ते होने लगा, इन पर कर लगा कर महंगा कर दिए, ठीक है। तो कौन किनेगा महंगा सामान, भैया आपको दिया जा रहा है 10 रुपये में ले लीजिए, इस व्यक्ति को द्वारा मान लीजिए कि आपका दोस्त 10 रुपये में दे रहा है, हम दे रहे हैं 15 रुपये में, तो क्या आप 15 रुपये से लीजिएगा, 10 रुपये से लीजिएगा ना। तो 10 रुपये से वही बात हुआ कि जो इंग्लैंड का था सामान वह सस्ता पड़ने लगा, भारतीय जो बुनकर थे उनका सामान महंगा पड़ने लगा, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ने लगी। और आपने अच्छे से जान चुके हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत से बहुत
सारे कच्चे माल क्या होने लगे थे, अब इंग्लैंड में आयात हो रहे थे। आपने अच्छी तरह से देखा है और हमने अध्याय 3 में भी जाना है कि भारत जो अंग्रेज को जरूरत थी कच्चे कृषि के लिए, तो जरूरत थी सैनिकों को खिलाने के लिए, भोजन के लिए गेहूं चावल दाल आटा सब की जरूरत थी, तो उत्पादन कराते थे। इसके साथ साथ उद्योग के लिए देखिए वो लोग खेती करते थे अंग्रेज, कपास, नील, अफीम, जूट ऐसे कई कच्चे मालों का वो लोग खेती कृषि करवाते थे भारतीय लोगों से, जो कि हमने जाना था। जैसे हम लोग नील विद्रोह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, राजकुमार सिंह को बुलाए हैं उनको लखनऊ से मदद से, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग पार्ट बाई पार्ट देखिएगा ना तो आप लोग को और समझ में आएगा, आप लोग को नॉलेज इतना अच्छा होने वाला है इस चैनल के माध्यम से कि आप समाज के भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं रहेंगे। और देखिए वो लोग क्या करते थे, किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे, जितना मत इतना, एक उचित कीमत भी नहीं देते थे, तो उनकी स्थिति और नकदी फसल कराते थे। नकदी फसल का मतलब होता है, आपको समझा दिए हैं और फिर से जान लीजिए कि डायरेक्ट खेती में से किन लिया जाए, मतलब जब उत्पादन करें, बोए हैं और फसल की कटाई हो रही है फिर किन लीजिए, जैसे जूट हुआ होता है। और हम लोग बताए थे और फसल का ये सब नील का भी खेती होता है नकदी फसल में, नकदी फसल के क्या होने लगे, खेती करवाने लगे। और देखिए अगर भारत में अकाल की स्थिति भी आ जाती थी, जैसे हमने जाना था कि महलवारी व्यवस्था हो, रेतवारी व्यवस्था हो या स्थायी बंदोबस्त हो, अगर अकाल आ जाता था, सूखा आ जाता था, या बोल सकते हैं कि कुछ भी परिस्थिति आ जाती थी, ऐसी परिस्थिति कि जहाँ पे फसल नहीं हो पाता था फिर भी उन्हें कर देना पड़ता था, और कर्ज के बोझ के दब जाने से कारण वो लोग बंधुआ मजदूर बन जाते थे। बोलिए कितनी दयनीय स्थिति थी, पूरी दयनीय स्थिति मजबूर कर दिया है इंग्लैंड कि अब हमको इनसे जो बिजनेस है उनसे हमें आगे निकलना है। तो अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह उनके उद्योगों को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित करना है, क्योंकि आप लोग अंग्रेज को जानते हैं, नीति दो नीति होता है, फूट डालो राज करो, एक होता है कूटनीति। हमेशा कूटनीति ही करते हैं, जो कि हम लोग 1857 क्रांति में जानेंगे कि कैसे कैसे कूटनीति करते हैं और कैसे कैसे धोखा देते हैं, हम जानने की चर्चा करेंगे। ठीक है, उस पाठ में वो पाठ बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, उसके पास से हर पाठ इंटरेस्ट होने वाला है। इस पाठ में है कि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह से भारतीय उद्योग को समाप्त करके अपना उद्योग को विकसित करना, क्योंकि उनका सोच ही हो गया था व्यापार करना, फिर धीरे धीरे शासन स्थापित किया, साम्राज्यवाद स्थापित किए हैं। अब अंग्रेजों की जो आर्थिक स्थिति थी, भारतीय शिल्प एवं उद्योग पर धीरे धीरे पतन होने लगा था। उनके जो आर्थिक नीतियों से भारतीय जो उद्योग थे, शिल्पकार थे, अब उनकी स्थिति पतन होने हो चुकी थी। अब जो हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग थे, जो उनका अंग्रेज आते थे, वो इनका वस्त्र जो हस्त बोल सकते हैं कि जो कृषि करते थे, हस्तशिल्प करते थे, कुटीर उद्योग करते थे, बहुत पसंद करते थे। आज भी उनके देशों में पसंद किया जा रहा था उस समय भी, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनके बनाए हुआ अपने देशों में बेचा जाए, वो अपना बेचना चाह रहे थे। इसलिए भारत की स्थिति अब दयनीय हो चुकी है। अब आ चुका है स्थिति ऐसा कि निऔद्योगिकरण आ चुका है स्थिति। निऔद्योगिकरण जानेंगे इस नीति में होता क्या है, तो देखिए निऔद्योगिकरण यानी नहीं करो औद्योगिकरण, वर्ड तोड़ दो सॉरी दोस्तों, निऔद्योगिकरण यानी उद्योग नहीं करो। मतलब देखिए निऔद्योगिकरण में होता क्या था कि जब किसी देश के लोग या शिल्पकार बोल सकते हैं या उद्योगपति बोल सकते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग करते हैं, कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना उद्योग छोड़ देते हैं, किसी कारणवश अपना उद्योग छोड़ देते हैं, मजबूरी कारणवश उद्योग छोड़ देते हैं। उस स्थिति में वो क्या करने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं निऔद्योगिकरण। आपने समझा? नहीं समझा? फिर समझिए, निऔद्योगिकरण यानी उद्योग नहीं करना है, यानी उद्योग न करके जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए ना, तो कृषि करना है। ठीक है, तो निऔद्योगिकरण की भाषा लिख सकते हैं कि जब किसी देश के लोग उद्योग या शिल्पकार या हस्त बोल सकते हैं लिपि छोड़कर सिर्फ कृषि करने लगते हैं या जीवन यापन के लिए कुछ छोटा मोटा काम करने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं निऔद्योगिकरण। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक निऔद्योगिकरण के बारे में। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि भारत में भी अब अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, अंग्रेज यहाँ पर भी नहीं जीत पाए हैं, सक्सेस नहीं हो पाए हैं, अब इंग्लैंड भारत के लोग भी क्या करने लगे, अब बड़का बड़का उद्योग स्थापना करने लगे। जैसे हम लोग जानेंगे कि भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में नानाजी दभार नामक एक फारसी व्यक्ति ने स्थापित किया था। देखिए पहला सूती वस्त्र कारखाना फारसी व्यक्ति के द्वारा, काहे नाम दे दिया गया फारसी, नानाजी दभार नामक। तो फारसी धर्म के थोड़ा जान लेते हैं कि फारसी जो धर्म था उनके संस्थापक थे जरथुस्त्र। कौन थे? जरथुस्त्र।
इनके जो पूजा स्थल होता है अग्नि फायर टेम्पल होता है, ठीक है, फायर टेम्पल होता है। जैसे हिंदू धर्म का होता है मंदिर, इनका होता है फायर टेम्पल, ठीक है, फायर आगे लग देता है। इसका पवित्र धर्म ग्रंथ या इसका संस्थापक जैसे बोल सकते हैं मुस्लिम धर्म का संस्थापक तो बोलते हैं हम लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब होते हैं। तो उसी तरह से इनका जरथुस्त्र है। और देखिए इनमें क्या होता है ना, ये लोग जो होते हैं ना फारसी धर्म के लोग, ये व्यापार खाली करना चाहते हैं, सिर्फ व्यापार उद्योगपति बनना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत धनिक लोग होते हैं, इनके पास अच्छे अच्छे कारें होती है, बहुत धनिक लोग होते हैं। ये सबसे अधिक बिजनेस करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये कृषि उर्षि नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि यह इनमें ये आग के तो पूजा करते करते हैं। और इनमें क्या होता है कि इनको जीव हत्या करना इनके धर्म में महापाप है, ठीक है, महापाप है। तो ये क्या करते हैं कि जीव हत्या न करने के लिए कृषि नहीं करते हैं, या जो पानी पीते हैं वो भी छान कर पीते हैं। बहुत जीवों को मारने के लिए वो बढ़ाते हैं। इनकी जो संख्या है भारत में सबसे अधिक मुंबई में है, जो कि मुंबई में ही स्थापना किए हैं। वो भी ज़्यादा नहीं है भारत में, 1 लाख नहीं है, 70 से 60 हजार लपेट में भारतीय जो फारसी है वह है। और देखिए जो पूछ सकता है कि पहला सूती का खाना 1884 में कहाँ किया गया, मुंबई में। किसके द्वारा किया गया था, नानाजी दरबार नामक एक फारसी व्यक्ति थे, नानाजी दरबार। वो किस धर्म से थे, तो फारसी धर्म से थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक और टॉपिक। देखिए अब कंपनियां स्थापना होने लगी है भारत में। अब क्या हुआ कि अब एक भारत में जूट मिल स्थापना हुआ है, वह हुआ है 1855 ईस्वी में बंगाल रिसरा में स्थापित हुआ है। जूट मिल का स्थापना कहाँ हुआ है, रिसरा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे स्थापना हुआ है। और इसके बाद से भारत में जब जैसे हम लोग स्वतंत्रता हुए हैं, आज़ादी पाली है, बोल सकते हैं आज़ादी पाने के पहले भी हम लोग जो होता था उद्योगपति बनाया, उद्योग अच्छे स्थापना होने लगे। जैसे फारसी धर्म के एक हैं जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा आयरन एक स्टील कंपनी के स्थापना किए हैं। बोल सकते हैं टिस्को, क्या बोल सकते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं शॉर्ट में टिस्को लिख लीजिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को यानी यहाँ पे दिया होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। यह पूछ देगा, यहाँ पे अगर पूछ सकता है यह जो कंपनी है ये तो अकेले नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा कंपनी को कौन सा देश सहयोग किया था। इंग्लैंड तो करेगा नहीं, इंग्लैंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो तुलना कर रहा है, कंपटीशन खेल रहा है। तो ये जो थे यह रूस, इस कंपनी को स्थापना करने में रूस ने साथ दिया था। और बोकारो ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ देता तो फ्रांस ने साथ दिया था। बोकारो ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांस ने साथ दिया था। और यहाँ पे टिस्को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का साथ दिया था 1907 ईस्वी में, रूस ने साथ दिया था। और हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी है यह कहाँ है, तो आप लोग बता देंगे जमशेदपुर में है। यह कहाँ है, जमशेदपुर में है। जमशेदपुर वर्तमान में कहाँ है, ये पहले बिहार में ही स्थापना हुआ था 7 ईस्वी में, लेकिन वर्तमान में अभी है झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में, जो कि तत्कालीन बिहार झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर। कहाँ, साक्षी नामक स्थान पर इस कंपनी का स्थापना हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और हम लोग चर्चा करेंगे बोकारो को भी जाने, इसके भी जाने। और मुंबई जो कि सूती वस्त्र कारखाना है, हमने यहाँ पे जाना 1824 ईस्वी में हुआ है। बंगाल में रिसरा के बारे में जाना। और 1906 ईस्वी में क्या हुआ कि जब कंपनी स्थापना होने लगी, इसके पहले ही यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी के पहले ही 1906 ईस्वी में क्या हुआ है, कोयला खान की स्थापना हुआ है। जूट की स्थापना के बाद से कोयला खान की स्थापना कब हुआ है भारत में, तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ है, 1906 ईस्वी में। और देखिए जब 1907 ईस्वी में हुआ है ना, इस समय तो भारत जो कि सूरत अधिवेशन है इसी समय चल रहा था। सूरत अधिवेशन जिसे गरम दल और नरम दल भारतीय इतिहास पढ़ते हैं 10 में, उसमें यह बताया जा रहा है कि क्या हुआ है, बटा है। और विश्व युद्ध जितना भी टॉपिक है इस पर हम लोग विश्व युद्ध ये सब हम लोग नेक्स्ट अध्याय जो आने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि इस परिणाम स्वरूप ये सब उद्योगपति बनने लगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुए, 2 नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। 2 नए सामाजिक उद्योग का उदय हुआ। पहला हुआ था हम लोग का उद्योगपति वर्ग हुआ था। और
जिसे बोलते हैं पूंजीपति वर्ग। उद्योगपति वर्ग बोलिए या पूंजीपति वर्ग बोलिए। और सेकंड हुआ था हम लोग का मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। तो अब हम लोग जानेंगे कि उद्योगपति वर्ग किसे कहते हैं और मजदूर वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, उद्योगपति वर्ग में होता है यह एक ऐसा वर्ग था जिसमें ये मजदूर वर्ग के लोग इसके अंदर काम करते थे। औद्योगिक बोल सकते हैं पूंजीपति वर्ग, यानी उसके पास क्या है, पूंजी है, तो अपने अंदर किसी को खटा रहा है फिर पूंजी दे रहा है, अपने अंदर किसी को खटा रहा है फिर क्या कर रहा है, पूंजी दे रहा है। तो इसमें क्या होता था कि मजदूर वर्ग के लोग अधिक काम करवाते थे। देखना अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे कितना घंटा काम करवाते थे, कैसे कैसे उनकी दयनीय स्थिति रखते थे, अभी चर्चा करने वाले हैं। जितना अंत तक जाइएगा मजेदार बात होने वाली है, हर चैप्टर में देखिएगा, ठीक है। इसमें 1927 ईस्वी में एक जो कि नियम बना था वो बना था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की की स्थापना हुई थी। पूछेगा आप लोगों से FICCI फिक्की की स्थापना कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। फिक्की की स्थापना कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। या पूछ सकता है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन, लिखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिख सकते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों देखिए, फिक्की का स्थापना पहले उद्योगपति पूंजीपति वर्ग के बारे में हम लोग जाने। यह एक ऐसा वर्ग था जिसमें मजदूर क्या करते हैं, इनके अंदर काम करते हैं। लेकिन हमें अब सुधार लाना है कि छोटे यानी नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे कम लोगों के ही मालिक बने। याद रखिएगा बात को, ठीक है। इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग, गार्जियन क्यों पढ़ा रहे हैं, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, अपने आप को और तेज करने के लिए। मतलब पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, समझो मेरी बातों को, ठीक है। आप लोग को नौकरी लग जाए या जॉब लग जाए फौज में भी तो पढ़ा जाता है, शिक्षा का कोई अंत नहीं है, हमेशा पढ़ते रहो। नॉलेज जितना प्राप्त करोगे उतना ही तो महान बनने वाले हो, ठीक है, मालिक बन सकते हो, ठीक है, किसी का। तो वही होता है फिक्की का उद्योगपति पूंजीपति जान गए, वो अधिक काम करवाते थे लेकिन कम मजदूरी देते थे। और फिक्की की स्थापना हम लोग जान गए, फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में। अब हम लोग जानेंगे मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग क्या होता था, यह एक ऐसा वर्ग होता था जो पूंजीपति यानी औद्योगिकपति पूंजीपति वर्गों के पास जाकर क्या करते थे, काम करते थे। और जो पैसा देता था उससे क्या करते थे, कहा ना कितने कम दे, उसी कम में संतुष्ट होकर क्या करते थे, घर चलाते थे। और देखिए, मजदूरों के लिए एक विद्रोह शुरू हुआ था जो कि 1920 ईस्वी में चल रहा था। कब ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। वह हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AITUC। पूछ सकता है AITUC का फुल फॉर्म, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अब जो कि हम लोग कैलिको दिन में पढ़ ही चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अब चर्चा करेंगे हम लोग कि भारत में ये सब होने के बाद से भारत की मजदूर पूंजीपति वर्गों ने, औद्योगिक वर्गों ने कैसे कैसे कर दी। तो देखिए, ये उनके कारखाना में काम करते थे जो कि छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। आज भी है झुग्गी झोपड़ियाँ, लेकिन उस जो गंदे बस्ती थे उसको हटाकर एक ईटा का यानी पक्की क्या कर दिया गया है, घर बना दिया गया है, ठीक है। और अच्छा स्थिति कर दिया गया है क्योंकि वहाँ सफाई एवं पानी की कोई सुविधा उतना अच्छा उपलब्ध नहीं होता था। और देखिए क्या होता था कि मजदूर को 15 से 16 घंटा तक या 18 घंटा तक काम करवाया जाता था। आप लोग जान रहे हैं एक महान व्यक्ति जो कि मजदूरों के दाता हैं बोल सकते हैं, वो कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। उनके अध्याय 10 में बड़ा विस्तार रूप पढ़े हैं लोग, ठीक है। अध्याय 10 में कार्ल मार्क्स, जो कि 1 मई को मजदूर दिवस उन्हीं के दिन को मनाया गया है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता था और उन्होंने ही 8 घंटा काम को फिक्स किया है। और रॉबर्ट ओवन जो कि उस समय इंग्लैंड का एक उद्योगपति था, जो कि बोल सकते हैं, उसमें चर्चा करें थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करते रहे हैं कि मजदूर वर्गों को बहुत ही सपोर्ट किया था, शांत दिया था, क्योंकि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर है, नारा दिए थे। संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर है। मेरे बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर है। और देखिए क्या होता था, जो कि औद्योगिक पूंजीपति थे वो लोग क्या करते थे कि मजदूरों को समय पर वेतन नहीं देते थे। अगर मशीन औद्योगिकरण किए हैं, अगर मशीन खराब हो जाती थी और कम कच्चे माल से अधिक वस्तुओं का निर्माण नहीं होता था तो लोग क्या करते थे कि उनके ही मजदूरी काट लेते थे। अरे उनमें क्या गलती है,
वो तो मशीन ना खराब हुआ है, तो उन्हीं के वेतन काट ली जाती थी। और अगर कारणवश उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो उपचार कराने के बदले उस दिन का उनके वेतन काट लेता था, दिहाड़ी नहीं दी जाती थी बोल सकते हैं, वो उनका काट लिया जाता था। और देखिए जो झरिया और गिरिडीह जो कोयला, झरिया में जो कोयला खान है उसी में जो काम करने वाले मजदूर थे वह 6 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक वह क्या करते थे, काम करते थे। और देखिए उसमें अगर दुर्घटनावश किसी का मृत्यु हो जाती थी, कोयला खान तो बहुत ही रिस्क वाला काम है आप लोग जान रहे हैं, तो उसमें मृत्यु हो जाती थी तो उसके मुआवजे की जो राशि होती थी उसे उठाने में बहुत ही किसानों को परेशानी होती थी। और काम के घंटे को कैसे कैसे फिक्स किया गया ये सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। और हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर पर। दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न उत्तर पर हम लोग अब पहुंच चुके हैं। प्रश्न उत्तर पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला हम लोग का है 1 नंबर कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो ये आंसर आप लोगों का होगा वस्त्र उद्योग। आप लोग विकल्प देख लीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता जा रहा है। कौन नंबर में है, वस्त्र उद्योग। और देखिए सेकंड नंबर में है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, अभी हम लोग चर्चा किए। तो फिक्की की स्थापना कब हुआ था, तो ख नंबर में है 1927 ईस्वी। और 3 नंबर में देखिए जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था या कहाँ था, तो बंगाल। कौन होगा, बंगाल। प्रमुख केंद्र जूट उद्योग का बंगाल था। और हम लोग आ गए 4 नंबर में कि सन 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने किस उद्योग से मजदूरों के लिए नियम बनाए, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने मजदूर बनाए थे, नियम बनाए थे 1818 ईस्वी में। और 5 नंबर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। और हम लोग आ गए मिलान करने में एक तरफ आप लोग का रो दिया है, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप लोग चलिए नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चर्चा कर लीजिए। देखिए पहला दिया है जूट उद्योग, तो जूट उद्योग का जो कि मिलान करना है सबसे अधिक कहाँ होता था, तो बंगाल में होता था, जो कि ख नंबर आप लोग का विकल्प में है। और ख नंबर में दिया है ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र सबसे अधिक अभी हम लोग चर्चा किए थ्योरी में कश्मीर। और ग नंबर में देखिए जमदानी जो बुनाई थी वह लखनऊ और ढाका, लेकिन ढाका नहीं दिया है तो लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं घ नंबर में लौह उद्योग, अभी जाने टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर, ठीक है। अब चलते हैं र नंबर में कि नील बंगाल का उद्योग जो है वह कहाँ है, चंपारण। उद्योग जो हुआ था नील वाला खेती का चंपारण, जो कि पश्चिम चंपारण में हुआ था। यू आर रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम लोग अब तैयार हैं अपने प्रश्न उत्तर के लिए। चलिए देखे हैं, आइए विचार करें कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो हम लोग जाने हैं कि भारत में बने छपदार सूती वस्त्र, कपड़े और छीट की मांग इंग्लैंड के बाजारों में काफी ही बहुत अधिक थी। आप लोग लिखिए इस प्रश्न उत्तर को, बहुत स्लो बोलूंगा, ठीक है। तो लिखिए भारत में बने छपदार सूती कपड़े और छीट वाले कपड़े की मांग इंग्लैंड के बाजारों में बहुत अधिक थी, ठीक है। चाहते तो समझा देते लेकिन कमेंट में आया कि दिक्कत होता है, इतना बात तक लिख लीजिए। फिर इसके बाद लिखेगा इसके कारण इंग्लैंड के शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग का मुकाबला करने में असफल रहा। इंग्लैंड की सरकार ने 1720 ईस्वी में क्या बनाया था, कैलिको अधिनियम बनाकर भारत के इन कपड़ों के आयात पर पाबंदी लगा दी, अभी बताएं पाबंदी लगा दी गई थी, उस जिसके इंग्लैंड के उद्योग को बढ़ावा मिल सके। यानी कैलिको अधिनियम को अगर शॉर्ट में लिखना हो लिख सकते हैं कि 1720 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैलिको अधिनियम बनाकर भारतीय सूती कपड़ों पर यानी भारतीय उद्योग पर बोल सकते हैं पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इंग्लैंड के उद्योग में बढ़ावा मिल सके। ठीक, कितना शॉर्ट भी हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन कि मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त व्यापार की नीति आप लोगों को समझा दिया गया है 2823 नोट लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिसमें हम बताएं कि भारत के जो जाता था वस्तु उस पर कर लगाया जाता था, वो वहां से आता था, कर नहीं लगाया जाता था, ये मेन बात था, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कि भारतीय उद्योगपति को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी। यानी जो भारतीय उद्योगपति जैसे टाटा स्टील कंपनी, बोकारो, आप लोग जाने हैं ना कि पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी भूगोल में चर्चा करेंगे, जो 8वें वाला भूगोल है, भिलाई, राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में, इस सब जितने उद्योग बने हैं, दुर्गापुर, ये सब
उद्योगों को चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो देखिए भारतीय उद्योग, इस पर लिखिए परिभाषा कि भारतीय उद्योगपतियों की भारत में उद्योग स्थापना के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला था कि भारतीय के पास पूंजी का अभाव था, देखिए यहाँ पे रूस सहयोग दिया है। और सेकंड था कि तकनीकी ज्ञान का अभाव था, उनको ज्ञान नहीं था कि कैसे कैसे उद्योग को स्थापना करना है। उतना तो जैसे हम लोग का नॉलेज नहीं रहता है कि बोर्ड में एग्जाम में कैसे लिखें कि अच्छा मार्क्स आ जाए। तो देखिए मैथ बनाना होता है तो दिया है और फिर उसके नीचे से लिखते हैं। ऐसे में अगर लिखना होता है मान लीजिए कि न्यू उद्योगीकरण, यहाँ पे टिक मार दिए, फिर डैश मार दिया, यहाँ से लिखा था। ठीक है, तो ये एक नीति पता कर देता है। तो जो नया रहता है उसको कम पता रहता है तो वो अपने अनुभवर से पूछ लेता है, जो दे दिए हैं उससे पूछ लेता है। ठीक है, तो वही इन्होंने साथ मांगा, उनको साथ देने वाला नहीं था। और थर्ड नंबर कि भारतीयों को कर्ज पर ऊंची ब्याज दर देनी पड़ती थी। कर्ज वाला तो चर्चा कर चुके हैं 2 में। और 4 नंबर लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगपतियों के सहयोग नहीं देती थी। जो ब्रिटिश सरकार को काहे देगी, क्योंकि तो प्रतियोगिता कर रहा है, इससे सहयोग नहीं देती थी। और 4 नंबर लिख सकते हैं कि मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिख सकते हैं कि सरकार ने पहली बार 1881 ईस्वी में पहली बार मजदूर के लिए कानून बनाया। इस नियम के द्वारा स्त्री पुरुष एवं बाल जो मजदूर थे उनके काम करने के घंटे तय किए गए, उनके दैनिक मजदूरी तय की गई। यानी एक दिन में 500 या 600 मजदूरी देना है, आप लोग का अनिवार्य है। आप लोग जान रहे हैं कि देखिए जो गुजरात में हुआ था ना मिल वाला विद्रोह बोलते हैं, तो गांधी जी के द्वारा सोल्यूशन निकाल दिया गया था, हल निकाल दिया गया था। वो आप लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड आने वाला है, उसके नेक्स्ट इस पार्ट के नेक्स्ट वाले के नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के बावजूद भी मजदूरों की स्थिति दैनिक बनी हुई थी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न उत्तर को भी पोज कर लिख सकते हैं और लिख लिए होंगे। और जितने भी थ्योरी है आप लोग जरूर लिखेगा, क्योंकि इसके अलावा जितने भी बात बोला उस पर जो ध्यान देगा वो अपने विद्यालय में टॉप करेगा और कंपटीशन के लिए भी काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे जरूर ध्यानपूर्वक सुना जाता है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये पाठ क्लियर हुआ हो तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आप लोगों को बोर्ड या 6 से लेकर 12 तक सभी विषयों का एनसीईआरटी बुक आप लोग को मिलता रहे और आप लोग अच्छी ज्ञान नॉलेज कर सके, क्योंकि आप लोग तेज हैं, आप लोग को सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके नॉलेज के लाइफ में हमेशा ज्ञान के और नॉलेज की बात भरता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।